चलिए इंटरव्यू पार्ट 2 करते हैं। I am a professor who write novels on Sundays. Who says it? Umberto Eco. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. Interviewer is Mukund from The Hindu, famous newspaper. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fictions. Literary fictions, academic text, essays, children's book, newspaper articles. His written output is staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the novel The Name of Rose, which sold more than 10 million copies. अब इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है? कहता है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये अम्बर्टो ईको के किसी एक इंटरव्यू में से लिया गया है। इंटरव्यूअर का नाम क्या है? इंटरव्यूअर का नाम है मुकुंद। वो कौन से न्यूज़पेपर्स के थ्रू आए हैं? दैट इज हिंदू। अम्बर्टो ईको जो है वो प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द बोलोगना, जो कि इटली में है और ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एंड दे हैड एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, एंड उनकी एक बहुत अच्छी अम्बर्टो इको जी की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन, मतलब ही इज कंसिडर्ड एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स। व्हाट इज सेमियोटिक्स? स्टडी ऑफ द साइंस। लिटरली इंटरप्रिटेशन के लिए भी उन्हें स्कॉलर माना जाता है। मतलब अगर किसी ने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसे इंटरप्रेट करने का भी काम इनका ही होता था। एंड मिडिवल एस्थेटिक्स, एंड जो पुरानी चीज़ होती है उनकी कीमत, ये सब उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी प्राइस, इन सब में भी ये स्कॉलर माने जाते थे। एंड उसके बाद में ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, फिर वो लिखने की ओर मूव कर गए। लाइक उन्होंने फिक्शन, लिटरली फिक्शंस मीन्स कहानियाँ लिखनी स्टार्ट कर दी जो फिक्शंस थी, मीन्स इमेजिनरी थी, रियल नहीं थी। एकेडमिक टेक्स्ट, उन्होंने एसेज लिखने स्टार्ट कर दिए। चिल्ड्रंस बुक्स, है ना, बच्चों के लिए बुक्स लिखनी स्टार्ट कर दी। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिए। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगनिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। जो भी उन्होंने लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, मीन्स बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा लिखा है उन्होंने। एंड 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम। तो अब उन्हें इंटेलेक्चुअल वाले हिस्से में भी उन्हें स्टार माना जा रहा था with the publication of the name of the Ross। तो पहले क्या था? He was having a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation and medieval aesthetic. But now since he had also started writing fictions, academic text, essays, children's books, है ना, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एवरीथिंग सिंस ही हैड स्टार्टेड टू राइट, सो जो वो लिखता था it was large, it was wide ranging. In 1980 what happened? He acquired the equivalent of intellectual superstardom। ठीक है, तो पहले वो क्या था? स्कॉलर माना जाता था, अब उसे इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार भी बोला जा रहा था जब उनकी एक बुक पब्लिश हो गई थी, नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन कॉपीज जो थी वो बिकी थी। ठीक है, एंड ये कब की बात है? 1980 की बात है। ठीक है, पहले उन्हें स्कॉलर माना जाता था, अब उन्हें क्या माना जाता था? इंटेलेक्चुअल वाले में भी उनको अब इंटेलेक्चुअली भी उनको बहुत अच्छा माना जा रहा था। पहले स्कॉलर थे, अब इंटेलेक्चुअली भी। ठीक है, एंड सुपरस्टारडम मीन्स इंटेलेक्चुअली भी फेमस माने जा रहे थे कि उनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, जब उन्होंने अपनी नॉवल लिखी। ठीक है, मुकुंद, अब यहाँ पे हमारी जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो रही है। इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉच,
तो डेविड लॉर्ड जी once remarked, I can't understand that how one man can do all the thing he does. मतलब कहते मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक इंसान इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे कर सकता है. Like I always wonder at this fact कि एक इंसान इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठे कैसे कर सकता है. How is it even possible? How is it even possible? है ना. तो कहता है मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स. मतलब हाँ कहते हैं मेरे को लगता है ऐसे लोगों को लगता है कि मतलब मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बट एट द एंड लाइक आई थिंक दैट मैं हर टाइम एक ही काम कर रहा हूँ. तो मुकुंद पूछता है भाई क्या काम कर रहे हो आप, मेरे को भी जानना है. विच इज ऐसे क्वेश्चन उससे पुट ऑन करते हैं. Umberto Eco goes on to say, that now that is more difficult to explain. Now that is more difficult to explain. I like वो कहते हैं जैसे मेरे पास में philosophical interest है, right? Philosophical is basically गेटिंग इनटू डिटेल, है ना, हर चीज़ के डीप में जाना. ठीक है. एंड जिस जिस चीज़ में भी मेरे फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं मैं उनको मेरे एकेडमिक वर्क में ही इंक्लूड कर लेता हूँ. जैसे मैं नॉवल लिख रहा हूँ तो मैं नॉवल अपने जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है उसके ऊपर मैं फिलोसफी करके नॉवल लिख देता हूँ, एकेडमिक वर्क कर लेता हूँ. ठीक है. जो मेरी बुक्स हैं चिल्ड्रन के लिए वो मेरे फिलोसफिकल इंटरेस्ट पे बेस्ड है. मतलब लाइक नॉन वायलेंस के बारे में लिखता हूँ, पीस में, तो मुझे इन सब में फिलोसफी करनी अच्छी लगती है. सो दैट इज हिज फिलोसफिकल इंटरेस्ट. तो वो स्टोरीज भी उसी पे लिख देता है अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट पे. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट. फिर वो अपना एक सीक्रेट बताते हैं. डिड यू नो व्हाट विल हैपन. वो कहते हैं कि अगर आप सोच सकते हो कि अगर हम यूनिवर्स में से सारी एम्प्टी स्पेसेस हटा दें तो यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट. मतलब ऐसा एक यूनिवर्स मान लो जिसमें कोई एनिमल्स नहीं है, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, कुछ नहीं है, खाली कोई पेड़ नहीं है, बस एक यूनिवर्स है और उसके मैंने एटम्स हैं और सारे एटम्स को मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ. तो एक खाली यूनिवर्स को कंसिडर किया जा रहा है. तो इट वुड बी एज लाइक माई फीस्ट. तो कहते हैं मतलब ये खाली है बहुत सारी जगह. सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स. आई कॉल देम इंटरस्टाइसिस. मैं उसे बोलता हूँ इंटरस्टाइसिस. जैसे कि तुम मेरे घर पे आ रहे हो, जैसे तुम अभी मेरे घर पे आए हो, तो जैसे आप एलिवेटर में हैं एंड वाइल यू आर कमिंग अप एंड आई एम वेटिंग फॉर यू देयर. तो कहते हैं इसका बीच में एक गैप है, एक इंटरस्टाइज है, एम्प्टी स्पेस है. कहता है मैं इतने में तो ना एक पूरा नॉवल लिख डालूं, आर्टिकल लिख डालूं एंड फिर हंसने लगते हैं, है ना, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, है ना. मुकुंद, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफकोर्स. कहते हैं हाँ ऐसा मतलब सब लोग तो नहीं कर सकते ना. योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट. ठीक है. Your non-fictional writing, what is this non-fictional writing? I just told you something that is imaginary, it's not real. Your scholarly work, it has a certain playful and personal quality about it. मतलब आप हर प्ले को, आप हर राइट, आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो आप थोड़ा पर्सनल होके लिखते हैं, आप अपने व्यूज़ भी उसमें लिखते हैं, बोरिंग वे में नहीं लिखते हैं. ठीक है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल. एकेडमिक से मुझे वो वाली याद आ गई, हमारा रशियन रिसर्च वेसल, है ना. याद आया तुम्हें भी कुछ. एकेडमिक शोकाल्स्की, याद आया ना एकेडमिक से. हाँ. तो वो कहते हैं कि योर स्कॉलरली वर्क हैज सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट. इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज. तो यूजुअली हम अगर एकेडमिक वर्क किसी का पढ़ते हैं तो बड़ा डीपर्सनलाइज सा होता है. मीन्स वो बड़े बोरिंग वे के अंदर, बड़े ड्राई से मैनर के अंदर वो लिखते हैं चीज़ों को एंड कुछ भी अपने व्यू पॉइंट उसमें नहीं लिखते हैं. ठीक है. कहते हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड सच एन इनफॉर्मल अप्रोच. मतलब अगर ऐसे कोई आपके सामने, आपका फ्रेंड आपको भाषण दे रहा है ना, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं आपको बीच में उबासियाँ आने लगती हैं ना, आपको नींद आने लगती है, नहीं, आप ध्यान से सुनते हो उसकी बात, क्योंकि वो इनफॉर्मल मैनर में बात कर रहा है तो आपको इंटरेस्ट आता है उसकी बात में. वही स्टेज पर करके वो स्पीच दे रहा होता है तो अगर वो बड़ा फॉर्मल होकर बात करता है तो हमें बोरिंग लगने लगता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं देते हैं. खास करके स्कूल्स में ऐसा होता है, लंबी लंबी स्पीचेस देते हैं,
हैं प्रिंसिपल्स जो होते हैं, तो कभी कभी अगर वो ज़्यादा फॉर्मल वे में चले जाते हैं ना तो मज़ा ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता, इंटरेस्ट ही नहीं देते। खास करके छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो कतई नहीं इंटरेस्ट देते हैं, और बड़े शरारतें करते हैं, है ना, तो वही चीज़ रहती है। तो अगर मतलब वही हमारे दोस्त हमारे सामने, अगर सच में आप उसे अच्छा दोस्त मानते हैं, आपके सामने बोले जा रहा है, आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वो थोड़ा इनफॉर्मली बात कर रहा है ना, एंड यू फील समवेयर कनेक्टेड टू दैट पर्सन, and you feel connected to someone only when you are able to talk to him or her freely, है ना, informal way में you are able to talk. Not everyone can do that, of course. Your non fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? Okay, Umberto Eco. Now, what does he says? He says that when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, कहता जब मैंने अपना पहला डॉक्टरल, देख होता है ना जैसे यूजी कोर्सेज में या पीजी कोर्सेज में या पीएचडी के दौरान ना उनको एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाता है, एंड उसके ऊपर वो पूरा ना एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो कहता है अब डॉक्टरल है तो मीन्स ये पीएचडी वाला है, डिजर्टेशन प्रिपेयर किया उन्होंने। क्या प्रिपेयर करा है स्टूडेंट, मेरे साथ में बोलो, डॉक्टरल डिजर्टेशन। व्हाट इज डिजर्टेशन? इट इज लाइक कुछ लिख के देना, लाइक आपने बेसिकली क्या पढ़ा है, आपने उस टॉपिक के ऊपर व्हाट हैव यू स्टडीड, तो आपने क्या देना है उनको, डॉक्टरल डिजर्टेशन इन इटली, है ना। तो मेरे एक प्रोफेसर ने बोला था स्कॉलर्स लर्न अ लॉट, कहते स्कॉलर्स जो हैं वो उस अपने सब्जेक्ट के बारे में जिसके ऊपर भी वो अपना डिजर्टेशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसके बारे में वो काफ़ी कुछ स्टडी करते हैं, फिर वो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी फॉल्स हाइपोथेसिस डालते हैं, फिर उसके बाद में उसे धीरे धीरे वो करेक्ट कर लेते हैं, एंड फिर वो अपने कंक्लूजन्स वहाँ पे लिखते हैं। फिर कहते हैं बट यू ऑन द अदर हैंड यू हैव टोल्ड योर इंटायर स्टोरी। ठीक है, बट वो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट, एंड बिकॉज ही रिकॉग्नाइज मीन्स हिज प्रोफेसर रिकॉग्नाइज दैट कि हाँ सही किया है इस बच्चे ने, एंड ही पब्लिश्ड हिज डिजर्टेशन एज अ बुक which meant he appreciated it, means उन्हें पसंद आई थी, and at that point at the age of 22 he understood that scholarly books should be written the way he had written, कहते this was the right way to write a scholarly book actually, ठीक है, by telling the story of the research. So you have to tell the entire story of research. I had done by telling the story of research. This is why my essays always have a narrative aspect. That is why I try कि मैं हमेशा narrative aspect रखूँ, क्योंकि मेरे प्रोफेसर को उस टाइम पे काफ़ी पसंद आया था ये, and this is why I started writing narrative solely. या तो इसलिए मैंने प्रॉपरली जो narratives जो थे वो 50 years की एज में लिखने स्टार्ट करे, क्योंकि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ, बिकॉज मैं अपने नरेशंस जो हैं अपने एकेडमिक वर्क में ही यूज़ कर लेता था। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड Roland Barthes, there was his friend Roland Barthes who was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. तो वो भी नॉवल लिखना चाहता था but he died before he could do so. क्या नेम है उसके फ्रेंड का? Roland Barthes. बट कहता आई नेवर फील दैट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वाई? बिकॉज वो हर चीज़ में अपना नरेटिव एस्पेक्ट तो रख ही रहे थे। नॉवेल्स तो उन्होंने एक्सीडेंटली स्टार्ट कर दिए, एक दिन वो फ्री थे तो उन्होंने नॉवल लिखा, तो इट सेटिस्फाइड देयर टेस्ट ऑफ नरेशन, तो उन्हें अच्छा लगा। मुकुंद सेज टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, तो यू आर अ वेरी फेमस एकेडमिक, you were considered as a scholar for your work on semiotics, for your literary interpretations, for your medieval aesthetics. So you were considered as a scholar, as an academic, medieval scholar, aesthetics, sorry. But after the publication of The Name of the Rose, you have been referred to
as the uh, you have been referred to as the novelist. You have written 40 of them, 40 of the scholarly works, है ना? So do you feel like sad about it? Does that bother you? So Umberto Eco says that yes, I because I consider myself as a professor who writes novels only on Sundays, and he says that I am not participating in the meetings of the writers, rather I am participating in the academic conferences, right? And he identified himself with I identify myself with the academic community, कहता मैं अपने आप को एक एकेडमिक कम्युनिटी का पार्ट मानता हूँ, है ना? तो उसे इस चीज़ से बॉदर होता था बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी, बट ही सेज दैट ओके इफ दे हैव read only the novels, and I know that by writing novels only I am able to reach larger audience, because I cannot expect to have 1 million readers on semiotics वाले stuff पे लोग इतना इंटरेस्ट नहीं देते, novels तो कोई भी पढ़ लेता है. So Mukund says that, which brings me to my next question. Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, and it also dwells into metaphysics, theology, medieval history, yet it enjoyed a huge mass audience. है ना? फिर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को enjoy करा. तो वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? तो क्या आपको इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको हैरानगी नहीं हुई, मतलब इतने थोड़ी डिफिकल्ट नॉवल को भी लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? फटाफट से 10 सेकेंड्स लगाओ, इसे रीड करो. गिविंग यू 10 सेकेंड्स. चलिए, तो अम्बेटो इको सेज दैट नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ऐसे लोग पढ़ नहीं सकते. तो जर्नलिस्ट हो सकते हैं या पब्लिशर्स जो थे वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ फालतू चीज़ें पसंद है, ट्रैश पसंद है, और उन्हें डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं है. ठीक है, बट कहता है मेरा ऐसा मानना नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पसंद है, बट फिर भी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि चलो ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया ने मेरी किताब पढ़ ली है. 6 बिलियन पॉपुलेशन है, अब तो 7.2 है, बट ये कहानी पहले की लिखी हुई है, तब 6 बिलियन थी 10 years बैक. कहते उस टाइम पर तो 10 and 15 मिलियन कॉपीज ही बिकी थी मेरी, तो है ना, 6 बिलियन लोग हैं, है ना, उसमें सिर्फ 10 है ना 10 या 15 मिलियन कॉपीज ही तो बिकी थी. तो मतलब काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ रीडर्स ने पढ़ी है ना, काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ रीडर्स ने पढ़ी है, राइट? बट इट इज़ एग्जैक्टली, मतलब कहते हैं बट ये वो रीडर्स हैं जिन्हें ईजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए, और एटलीस्ट डोंट वांट ऑलवेज वांट दिस. मतलब वो कहते हैं या तो इनको इजी एक्सपीरियंस कभी भी नहीं चाहिए, या फिर उनको ऐसा है कि दिन में आधा पौना घंटा मिले तो ठीक है, बट पूरा दिन ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा ये इजी एक्सपीरियंसेस चाहिए. दे लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एज वेल. कहता मैं खुद 9 बजे जो है रात को डिनर के बाद में आई वॉच टेलीविजन, एंड या तो मैं मियामी वाइस देखना चाहता था या इमरजेंसी रूम देखना चाहता. तो ईजी वाला होगा थोड़ा, तो मैं उसे इंजॉय करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको पूरा दिन ही इंजॉय करता रहूँगा. मैं डिफिकल्ट रीडिंग में भी विश्वास रखता हूँ. कहते it is exactly these kind of readers who don't want easy experiences. तो मुकुंद says that could the huge success of the novel have anything to, कहता क्या आपको लगता है कि इसका कुछ medieval history के साथ देना देना है? क्योंकि आपने नॉवल में मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, medieval history के बारे में भी लिखा है. तो हम बैटरी को कहते हैं बट देखो ना यार, मिडिवल हिस्ट्री में तो पहले भी बहुत सारे नॉवेल्स आए हैं. तो आप अच्छा चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. ऐसे बोलते हैं तो कहते हैं आपको पता है एक अमेरिकन पब्लिशर है, तो उसको मेरी किताब तो बहुत पसंद आई थी, बट उसने सोचा था कि 3,000 से ज़्यादा कॉपीज नहीं बिकेंगी. ठीक है, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसी किताब लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, तो उसने 3,000 कॉपीज का एडवांस दिया था. ठीक है, बट एट द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन यूएस ओनली, एंड पूरे वर्ल्ड में तो इट सोल्ड अबाउट 10 मिलियन.
अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन, काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं अबाउट द मिडीवल पास्ट फार बिफोर माइंड। कहते मेरे लिखने से पहले भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री। कहते पता नहीं मेरी बुक इतनी ज़्यादा क्यों होंगी, मुझे तो रीज़न भी नहीं पता। नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट, है ना, प्रोडिक्शन डिफिकल्ट है इसकी। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज, कहते अगर मैंने ये बुक लिखी होती द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले लिखी होती ना, अगर मैंने ये बुक, या 10 साल बाद लिखता, तो शायद ये बुक इतनी फेमस नहीं होती। कहते वाई इट वर्क एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री, मतलब आज के टाइम पर ये कैसे काम करी, दैट इज अ मिस्ट्री, वी डोंट नो। सो हियर आर चैप्टर एंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।